बहुत समय पहले की बात है। सुंदर पहाड़ियों के पास बसे एक छोटे से गांव में धीरू नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। उसकी पत्नी का नाम रमा था। दोनों पति पत्नी मिट्टी के बर्तन बनाते और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना जीवन गुजारते थे। उन्हें बस एक ही दुख था कि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। सुनो जी, आज पड़ोसन फिर अपने नन्हे से बच्ची को लाई थी। कितना सुंदर बच्चा है जी उसका, देखकर मन खुश हो गया। पर उसे देखकर मुझे अपनी गोद सूनी होने का भी दुख हुआ। भगवान ने हमें क्यों संतान का सुख नहीं दिया जी? न जाने हमने पिछले जन्म में क्या बुरे काम किए होंगे। रमा, ऐसे उदास मत हो और भगवान को दोष मत दो। वो जो भी करता है किसी अच्छे कारण से ही करता है। हो सकता है हमारी किस्मत में अपना बच्चा ना लिखा हो, पर हम एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे का सहारा है। क्या यह कम है? देखो, हम मेहनत करके अपना पेट तो भर ही रहे हैं ना। वो सब तो ठीक है जी, पर कभी कभी बच्चों को देखकर मन बहुत भारी हो जाता है। सोचती हूँ अगर हमारे घर में भी किसी बच्चे की हंसी खिलकारी गूंजती तो कितना अच्छा होता जी। ये घर कितना सूना सूना लगता है। एक दिन शाम के समय धीरू पास के जंगल में अपने बर्तनों के लिए चिकनी मिट्टी लेने गया। जब वो मिट्टी लेकर लौट रहा था तो अचानक उसे रास्ते में एक पेड़ के नीचे कपड़े में लिपटी एक नन्ही सी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। उसके गले में सोने का एक छोटा सा चमकता हुआ लॉकेट था। अरे अरे अरे, यहाँ इस घने जंगल में यह छोटी बच्ची कहाँ से आई? इतनी रात में अकेली पड़ी रो रही है। आसपास तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो क्या होगा? हे भगवान, इस मासूम की रक्षा करना। चुप हो जा मेरी बच्ची, मत डर, मैं तो हूं ना तेरे साथ। धीरू ने झट से बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। बच्ची बेहद सुंदर और प्यारी थी। उसने आसपास बहुत आवाजें लगाई, लोगों को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ये तो किसी बड़े घर की बच्ची लगती है। हो सकता है इसके माँ बाप किसी मुसीबत में फंस गए हो या रास्ता भटक गए हो, या फिर क्या पता कोई जानबूझकर इसे यहाँ अकेला छोड़ गया हो। कारण चाहे जो भी हो, मैं इस नन्ही सी जान को यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। इसे अपने साथ घर ले चलता हूँ। रमा इसे देखेगी तो बहुत खुश होगी, शायद उसका मन भी बहल जाएगा। धीरू बच्ची को लेकर अपनी कुटिया पर पहुंचा। अरे जी, ये किसकी बच्ची है? आपको कहाँ से मिली? हाँ, कितनी प्यारी है ये। लगता है भूखी है बेचारी। चुप हो जा मेरी नन्ही परी, मत रो। देखो तो इसकी आंखें कितनी सुंदर है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। रमा, यह मुझे जंगल में मिली, पेड़ के नीचे अकेली पड़ी रो रही थी। मुझे लगता है या तो इसके माँ बाप इससे बिछड़ गए हैं या किसी ने इसे यहाँ छोड़ दिया है। हम इसे अपने पास रख लें क्या? शायद भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली है और इसी रूप में हमें बेटी दे दी है। देखो रमा, अब मना तो बिल्कुल मत करना। ये बच्ची मुझे मिली है और ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मैं चाहता हूँ इसे ही अपनी बेटी बना लूँ, फिर तो हमें संतान की जरूरत नहीं होगी। मुझसे ये छोड़ी नहीं गई तो मैं इसे अपने घर ले आया। आप भी इसे अपनी बेटी मान लो ना। देखो ना, देखो ना, कितनी प्यारी बच्ची है ये। हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, जरूर रखेंगे। ये तो भगवान का भेजा हुआ आशीर्वाद है। देखो तो मेरी गोद में आते कैसे चुप हो गई, कितनी शांत लग रही है। हम इसका नाम रखेंगे राजकुमारी, हमारी प्यारी राजकुमारी। आज से तू ही मेरी बेटी है। बच्ची के गले का लॉकेट रमा ने संभाल कर रख लिया था। राजकुमारी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वो बहुत ही नेक दिल, समझदार और मेहनती लड़की बनी। वो मिट्टी के बर्तन बनाने में अपने पिता धीरू की मदद करती। माँ देखो, मैंने इस मटकी पर कितना सुंदर फूल बनाया है। क्या पिताजी को ये पसंद आएगा? हम इसे शहर के बाजार में बेचेंगे तो अच्छे पैसे मिलेंगे माँ। हाँ मेरी बच्ची, बहुत ही सुंदर बनाया है। तेरे हाथों में तो सचमुच कला है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह हुनरमंद है तू। लेकिन शहर का बाजार, पता नहीं बेटा, वहाँ तो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, हमें कौन पूछेगा वहाँ। हाँ रमा, हमारी राजकुमारी तो लाखों में एक है। इस छोटे से गांव में इसके हुनर को कौन पहचानेगा? मुझे तो बस एक ही चिंता खाई जाती है कि जब यह बड़ी होगी तो इसकी शादी कैसे होगी। हम इतने गरीब हैं, कौन हमारी इस गरीब बेटी का हाथ अपने हाथ में लेगा? हाँ जी, यही चिंता तो मुझे भी रात दिन सताती है। भगवान ने बेटी तो दे दी, पर हम उसे अच्छा जीवन कैसे देंगे? इस गरीबी में कैसे उसका भविष्य संवारेंगे? अब तो सब भगवान भरोसे ही है। तुम ठीक कहती हो रमा। पहले तो हम इस बात की चिंता करते थे कि हमारे पास कोई संतान नहीं है, और अब ईश्वर ने इतनी अच्छी बेटी दी है जो किसी राजकुमारी से भी अच्छी और सुंदर है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें राजकुमारी जैसी बेटी मिली है। तो अब इसकी शादी के लिए योग्य वर भी वही देगा। अब तो मैंने सब कुछ उसी पर छोड़ दिया है। पिताजी, माँ, आप लोग मेरी शादी की चिंता क्यों करते हैं? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगी और आपके बुढ़ापे में आपकी लाठी बनूंगी। हमें शादी की नहीं, अपनी गरीबी दूर करने की सोचनी चाहिए। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे, देखना एक दिन हमारी गरीबी जरूर दूर होगी। मेरी समझदार बेटी, भगवान तुझे हमेशा सुखी रखे। तू हमारे पास है, यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। दूसरी तरफ दूर एक बड़े राज्य के आलीशान महल में राजा और रानी अपनी सालों पहले खोई हुई बेटी को याद करके हर पल दुखी रहते थे। कई साल पहले जब वे मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे तो रास्ते में भयानक डाकुओं ने उनके काफिले पर हमला बोल दिया था। उस भगदड़ और मारपीट में उनकी नन्ही सी राजकुमारी कहीं खो गई थी। महाराज, आज फिर मुझे अपनी नन्ही राजकुमारी की बहुत याद सता रही है। न जाने कहाँ होगी मेरी बच्ची, किस हाल में होगी, जिंदा भी होगी या नहीं, और क्या खाती होगी, कैसे रहती होगी। सोचते सोचते मेरा दिल घबराता है। रानी, हिम्मत रखो, सब्र करो। मेरा मन कहता है कि हमारी बेटी जिंदा है और भगवान हमें उससे जरूर मिलाएंगे। मैंने आज तक उसकी तलाश बंद नहीं की है। राज्य के कोने कोने में हमारे गुप्तचर और सैनिक आज भी उसे ढूंढ रहे हैं। हमें भगवान पर भरोसा रखना होगा, वही कोई रास्ता दिखाएगा। राजा का एक मंत्री था। वो मन ही मन चाहता था कि राजा की खोई हुई बेटी कभी न मिले, ताकि राजा के बाद सारा राजपाट और धन दौलत उसे मिल जाए। अच्छा हुआ वो राजकुमारी नहीं मिली। इतने साल बीत गए, अब तक तो मर गई होगी। अगर वह लौट आई तो मेरी सालों की योजना पर पानी फिर जाएगा। राजा बूढ़े हो रहे हैं, रानी भी दुखी रहती है। बस कुछ सालों की तो बात है, फिर इस पूरे राज्य का मालिक मैं बनूंगा, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। और इसके बाद तो सब कुछ मेरा होगा और मैं बड़े ऐश और आराम के साथ रहूंगा। अरे वाह, जैसा सोच रहा था अब बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। समय अपनी गति से चलता रहा। राजकुमारी अब बड़ी और बहुत सुंदर हो गई थी। लेकिन एक साल चंदनपुर गांव और आसपास के इलाके में भयानक सूखा पड़ा। धीरू का मिट्टी के बर्तन बनाने का काम पूरी तरह बंद हो गया। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा और खाने के लाले पड़ गए। रमा, अब इस गांव में रहकर गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। काम धंधा सब बंद है, खाने तक को कुछ नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि शहर जाकर कोई काम धंधा ढूंढूं।
जी आप ठीक कह रहे हैं, पर हम यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? राजकुमारी भी अब सयानी हो गई है, उसकी भी चिंता लगी रहती है। शहर में आप अकेले कैसे रहेंगे जी? पिताजी, हम भी आपके साथ ही शहर चलेंगे। मैं भी वहाँ कोई काम कर लूंगी। हम तीनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। माँ यहाँ कैसे अकेली रहेगी? और अब इस गाँव में रखा ही क्या है? नहीं मेरी बेटी, शहर बहुत बड़ा और अनजान है। वहाँ तरह तरह के लोग होते हैं। तुम दोनों के लिए वहाँ खतरा हो सकता है। तुम और तुम्हारी माँ यहीं गाँव में रुको। मैं जल्दी ही कुछ पैसे कमाकर वापस आ जाऊंगा। नहीं पिताजी, अब मैं बच्ची नहीं रही। मैं अपना और माँ का ध्यान रख सकती हूँ। हम सब साथ रहेंगे। जो भी मुश्किलें आएंगी मिलकर उनका सामना करेंगे। क्या पता शहर जाकर हमारी किस्मत ही बदल जाए। हाँ जी, राजकुमारी ठीक कह रही है। हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। जहाँ आप वहीं हम। एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे को हिम्मत मिलती रहेगी। कई दिनों तक शहर में भटकने और मेहनत मजदूरी करने के बाद धीरू को राजा के महल के बगीचे में माली का काम मिल गया। रमा को महल के रसोई घर में मदद करने का काम मिला और राजकुमारी को महल की साफ सफाई और छोटे मोटे काम करने का काम मिल गया। और वो उसी राजा के महल में काम कर रही थी जिसकी खोई हुई बेटी राजकुमारी ही थी। राजकुमारी बेटी, महल में बहुत ध्यान से काम करना। ये राजा रानी और बड़े लोग हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमें ये नौकरी गंवानी नहीं है। बड़ी मुश्किल से काम मिला है ये। जी माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं पूरी लगन और मेहनत से अपना काम करूंगी। किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बेटी राजकुमारी, तुम सुबह से काम कर रही हो, थक गई होगी। लाओ ये झाड़ू मुझे दो, मैं कर देता हूँ। तुम थोड़ी देर बैठकर आराम कर लो। नहीं सैनिक काका, आप क्यों कष्ट करते हैं? मैं अभी कर लेती हूँ, आप आराम से बैठिए। अरे पगली, इसमें कष्ट कैसा? तू तो मेरी बेटी जैसी है। अच्छा ये बताओ, तुम हमेशा इतनी गुमसुदा सी क्यों रहती हो? क्या गांव की याद आती है? या उस खड़ूस मंत्री ने कुछ कहा? वह आदमी है ही बड़ा रूखे स्वभाव का। हाँ काका, गांव की, पिताजी और माँ की चिंता तो रहती ही है। पिताजी बगीचे में मेहनत करते हैं और माँ रसोई में। हम सब बहुत मेहनत करते हैं, पर वो मंत्री जी, उन्हें मैं अच्छी नहीं लगती। हमेशा घूरते रहते हैं और बेवजह डांटते भी रहते हैं। मंत्री जी की बातों का बुरा मत मानना बेटी, वो है ही ऐसे टेढ़े। पर तुम्हें कोई और परेशानी तो नहीं है? काका, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इस जगह की हूँ ही नहीं। जैसे मेरा घर, मेरा असली परिवार कहीं और है। मुझे अपने बचपन की कोई बात ठीक से याद नहीं आती। सब कुछ धुंधला धुंधला सा लगता है, जैसे कोई सपना हो। माँ बताती है कि मैं उन्हें जंगल में मिली थी और तब मेरे गले में ये सोने का लॉकेट था। राजकुमारी धीरे से अपने कुर्ते के अंदर छिपा हुआ लॉकेट दिखाती है। जंगल में मिली थी? हे भगवान बेटी, तेरे माँ बाप ने तुझे इतने प्यार से पाला पोसा, यही सबसे बड़ी बात है। तू बहुत भाग्यशाली है। और यह लॉकेट, ये तो बहुत सुंदर और कीमती लग रहा है। इसे बहुत संभाल कर रखना बेटी। और हाँ, इसे किसी को दिखाना मत, खासकर उस मंत्री को तो बिल्कुल मत दिखाना। क्यों काका, मंत्री जी से क्यों छुपाना है? बस बेटी, मैंने कह दिया ना, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर महल में। बस सावधान रहना। कुछ दिनों बाद महल में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाने वाला था। राजा और रानी की शादी की सालगिरह थी। सब लोग कान खोलकर सुन लो, कल महाराज और महारानी की सालगिरह का उत्सव है। महल में बड़े बड़े मेहमान आएंगे। किसी भी काम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। साफ सफाई एकदम ठीक होनी चाहिए। और हाँ, तुम नई लड़की राजकुमारी, अपनी औकात में रहना और मेहमानों के सामने ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। अगर जरा सी भी शिकायत मिली तो उसी वक्त नौकरी से निकाल कर बाहर कर दूंगा, समझी? जी मंत्री जी, मैं अपना काम ध्यान से करूंगी। महल में राजा का बेटा राजकुमार भी था। वो थोड़ा शरारती और मनमौजी स्वभाव का था, पर दिल का पूरा नहीं था। एक दिन वो महल के गलियारे में दौड़ता हुआ जा रहा था और राजकुमारी वहाँ जमीन पर पोछा लगा रही थी। राजकुमार का पैर गीले फर्श पर फिसला और वो गिरते गिरते बचा। ए लड़की, अंधी हो क्या? दिखता नहीं मैं आ रहा हूँ। अभी गिर जाता तो? तुम्हें काम करने की तमीज है या नहीं? कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग महल में काम करने। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमार, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपको आते हुए नहीं देखा था। आपको चोट तो नहीं लगी? चोट लगती तो तुम्हें पता चलता। हटो मेरे रास्ते से और आइंदा ध्यान से काम करना। तुम्हारी वजह से मेरे कपड़े भी गंदे हो गए। जाओ यहाँ से। उत्सव का दिन आ गया। रानी ने उत्सव के लिए खास तौर पर अपना वही सोने का लॉकेट पहना था जो उनकी खोई हुई बेटी की निशानी था। राजकुमारी की नजर रानी के गले में चमकते हुए लॉकेट पर पड़ी और वो ठिठक गई। हाँ, ये लॉकेट, ये तो बिल्कुल मेरे लॉकेट जैसा है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये जरूर मेरा वहम है। शायद डिजाइन एक जैसी होगी। दुनिया में एक जैसी कई चीजें होती हैं। राजकुमारी अनजाने में अपने गले में छिपे लॉकेट को छूने लगी। ठीक उसी समय कपटी मंत्री की नजर राजकुमारी पर पड़ गई। हाँ, यह लड़की और इसके गले का लॉकेट, कहीं यह वही तो नहीं? राजा की खोई हुई बेटी राजकुमारी। हे भगवान, अगर यह सच है तो मेरा क्या होगा? मेरी सारी मेहनत, सारी योजनाएं मिट्टी में मिल जाएंगी। अगर राजा रानी को पता चल गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ करना होगा। इसे रास्ते से हटाना होगा हमेशा के लिए। हाँ, रानी का कीमती हार, यही सही रहेगा। इल्जाम इस लड़की पर डालूंगा। लेकिन अगर ये बात राजा को पता चल गई तो फिर मेरा क्या होगा? अरे नहीं नहीं, राजा मुझसे बड़ा बुद्धिमान नहीं है। जब मैंने उसे आज तक उसकी बेटी के बारे में पता नहीं चलने दिया तो आगे कैसे पता चलने दूंगा? आखिर राजा तो मुझे ही बनना है ना। मंत्री ने अब राजकुमारी पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। जब सब लोग नाच गाने में व्यस्त थे तब मंत्री चुपके से रानी के कमरे में गया और उनका एक बेशकीमती मोतियों का हार चुरा लिया। वो हार को राजकुमारी की झोपड़ी में छिपाने जा ही रहा था कि तभी रमा ने उसे देर रात झोपड़ियों की तरफ जाते हुए देख लिया। इतनी रात गए मंत्री जी, यहाँ सेवकों की बस्ती में क्या करने आए हैं? ये तो कभी इधर नहीं आते। जरूर कोई गड़बड़ है। दाल में कुछ काला लग रहा है। मुझे धीरू जी को बताना होगा। अगली सुबह होते ही महल में हड़कंप मच गया। रानी का बेशकीमती हार गायब था। मेरा हार, मेरा मोतियों का हार, वो मुझे महाराज ने हमारी पिछली सालगिरह पर तोहफे में दिया था। कहाँ गया? किसने चोरी करने की हिम्मत की? पता लगाओ इसी वक्त। महल के अंदर से रानी का हार चोरी हो गया है। यह बहुत बड़ी लापरवाही है। मंत्री, यह कैसे हुआ? सुरक्षा कहाँ थी? हमारी इज्जत का सवाल है। महाराज, महारानी, मुझे पूरा शक उसी नई लड़की राजकुमारी पर है। मैंने कल रात उसे रानी जी के कमरे के आसपास शक भरी नजरों से घूमते देखा था और आज सुबह होते ही वह गांव भागने की तैयारी कर रही थी। मैंने ही उसे पकड़कर रोका है। पक्का उसी ने हार चुराया है। वो गरीब गांव की लड़की है। नहीं पिताजी, मंत्री झूठ बोल रहे हैं। राजकुमारी ऐसी लड़की नहीं है। वह बहुत सीधी और ईमानदार है। वह चोरी नहीं कर सकती।
राजकुमार आप अभी बच्चे हैं, आप क्या जाने कौन कैसा है। आप इस मामूली नौकरानी का पक्ष क्यों ले रहे हैं? इसकी आंखों में ही चोरी लिखी है। महाराज आप हुक्म दीजिए, मैं अभी इसकी झोपड़ी की तलाशी कर लेता हूँ, हार वही मिलेगा। महाराज, मंत्री जी सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैंने खुद कल देर रात मंत्री जी को हमारी झोपड़ियों की तरफ चुपके चुपके जाते देखा था। मैंने पहले कभी इन्हें यहाँ आते नहीं देखा। आप इनसे ही पूछिए, ये वहाँ क्या करने गए थे? इन्होंने ही हार चुराकर मेरी बेटी को फंसाने की साजिश की है। ए बुढ़िया चुप हो जा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की? महाराज यह औरत झूठ बोल रही है, यह अपनी बेटी को बचाने के लिए मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। यह भी अपनी बेटी के साथ मिली हुई है ना, इन दोनों को दंड मिलना चाहिए। शांत हो जाओ सब लोग। मंत्री तुम अभी जाकर उस लड़की की झोपड़ी की तलाशी लो, सैनिकों को साथ ले जाओ। अगर हार वही मिला तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलेगी। और रमा, अगर तुम्हारा इल्जाम झूठा निकला तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। मंत्री सैनिकों के साथ राजकुमारी की झोपड़ी की तरफ गया। तलाशी शुरू हुई और कुछ ही देर में सैनिकों ने बिस्तर के नीचे से रानी का मोतियों का हार बरामद कर लिया। धीरू और रमा ये देखकर सन्न रह गए। अरे नहीं, यह हार यहाँ कैसे आया? महाराज भगवान के लिए हमारी बात का यकीन कीजिए, हमारी बेटी चोर नहीं है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। यह सब इस मंत्री की चाल है, इसने हमें फंसाया है। इसने पहले भी मेरी बेटी को धमकाया था। हाँ महाराज, हम गरीब जरूर हैं, पर बेईमान नहीं। हमारी राजकुमारी बिल्कुल निर्दोष है। इस मंत्री ने जाल बिछाया है। भगवान के लिए न्याय कीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए महाराज। चुप रहो दोनों, सबूत तुम्हारी आंखों के सामने है। तुम्हारी बेटी ही चोर है। ले चलो इसे, सैनिकों ले चलो इसे महाराज के सामने। आज इसे कोई नहीं बचा सकता। इसे इसकी करने की सजा तो मिलकर ही रहेगी। सैनिकों ने राजकुमारी को पकड़ लिया और उसे राजा, रानी और राजकुमार के सामने पेश किया गया। बेचारी राजकुमारी डर और अपमान से कांप रही थी। लड़की, तुमने रानी का हार चुराने की हिम्मत कैसे की? सच सच बताओ, चोरी क्यों की? अगर सच बता दोगी तो शायद तुम्हारी सजा बहुत कम हो जाए। याद रखना, राजमहल में चोरी का अपराध माफ करने योग्य नहीं होगा। इसकी सजा बहुत कठोर होती है। महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे नहीं पता वो हार मेरी झोपड़ी में कैसे पहुंचा। भगवान जानता है मैं निर्दोष हूँ। ये सब मंत्री जी की साजिश है। आप रमा माँ से पूछिए, उन्होंने मंत्री जी को रात में हमारी झोपड़ी की तरफ जाते देखा था। महाराज यह लड़की अभी भी झूठ बोल रही है और इसकी माँ भी झूठी है। इसने पहले भी महारानी जी का सोने का लॉकेट चुराने की कोशिश की थी, तब हमने रहम खाकर इसे माफ कर दिया था। और अब इसने इतना कीमती हार चुराया है, ये अक्षम्य अपराध है महाराज। इसे तो मौत की सजा मिलनी चाहिए। अगर इसे अभी सजा नहीं मिली तो ये आगे चलकर ये लड़की किसी बड़े कीमती सामान की चोरी भी कर सकती है और इस चोरी से किसी दूसरे चोर को भी चोरी करने का दुस्साहस मिलेगा, जिससे राज्य महल में भारी नुकसान होगा महाराज। इसलिए इसे मौत की सजा मिलनी चाहिए ताकि ऐसा दुस्साहस कोई और ना कर सके। लॉकेट? मंत्री, तुम किस लॉकेट की बात कर रहे हो? मेरा लॉकेट चुराने की कोशिश? कब? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। क्या मतलब है तुम्हारा? वो महारानी जी, आपका ही लॉकेट उत्सव वाले दिन मैंने देखा था। यह लड़की आपके लॉकेट को बड़े लालच से देख रही थी। इसकी नीयत ठीक नहीं लगती, तभी मुझे शक हुआ था। पिताजी यह मंत्री पक्का झूठ बोल रहा है। ये राजकुमारी से नफरत करता है क्योंकि वह गरीब है। मैंने खुद कई बार इसे राजकुमारी को बेवजह डांटते और अपमानित करते देखा है। और हाँ, राजकुमारी के पास भी एक सोने का लॉकेट है जो बिल्कुल माँ के लॉकेट जैसा दिखता है। मैंने एक दिन अनजाने में देख लिया था। शायद उन लॉकेट में भी कोई राज छुपा है। राजकुमारी, तुम अपना लॉकेट दिखाओ, डरो मत। जी राजकुमार, ये लॉकेट मुझे तब मिला था जब मैं बहुत छोटी थी और मेरे माँ पिताजी को मिली थी। हाँ महाराज, राजकुमार सच कह रहे हैं। मैंने भी यह लॉकेट देखा है। यह देखिए, यह बिल्कुल महारानी जी के लॉकेट जैसा है। सैनिकों ने राजकुमारी का लॉकेट हाथ में लिया। रानी ने तुरंत अपने गले से अपना लॉकेट उतारा। उन्होंने दोनों लॉकेट राजा के सामने रखे। जैसे ही दोनों लॉकेट एक साथ रखे गए तो वो एक जैसे दिखने लगे। महाराज देखिए, ये तो हमारी बेटी का लॉकेट है, हमारी खोई हुई राजकुमारी का। ये जोड़ा हमने बनवाया था, एक पर आपका नाम और एक पर मेरा। ओ भगवान, राजकुमारी लता नहीं, ये हमारी बेटी देव की है। हमारी बिछड़ी हुई बेटी देव की, मेरी बेटी। देवकी, मेरी बेटी, तुम जिंदा हो। इतने सालों बाद, हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। मंत्री, नीच अधम, तूने इतना बड़ा धोखा दिया हमें। तूने मेरी ही बेटी पर चोरी का इल्जाम लगाया, उसे मरवाने की साजिश रची। तूने हमें सालों तक अंधेरे में रखा। धिक्कार है तुझ पर। पिताजी, माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैंने बिना सोचे समझे देव की अपनी बहन पर शक किया। मुझे माफ कर दो बहन, यह मंत्री ही असली अपराधी है। मैंने कल रात इसे धीरू काका और रमा काकी को धमकाते हुए भी सुना था। अगर उन्होंने अपना मुंह खोला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, ये कहते हुए मैंने सुना था। नहीं नहीं महाराज, यह सब झूठ है। यह सब मिले हुए हैं। यह मुझे फंसा रहे हैं महाराज। मेरी बात सुनिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। चुप रहो, तुम्हारा अपराध सूरज की तरह साफ है। तुम्हारी नीचता सबके सामने आ चुकी है। सैनिकों, ले जाओ इस पापी को यहाँ से। इसे ले जाकर काल कोठरी में डाल दो। इसके कर्मों का पूरा हिसाब किया जाएगा। इसे ऐसी सजा मिलेगी कि इसकी रूह कांप जाएगी। सैनिकों ने मंत्री को पकड़ लिया और घसीटते हुए ले गए। राजकुमारी यानी देवकी अपनी असली माता पिता राजा और रानी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ, पिताजी, आपने मुझे पाला पोसा, मुझे नया जीवन दिया। आप ही मेरे असली माँ बाप हो। मैं आपको कभी भी नहीं भूल सकती। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी बच्ची, मेरी राजकुमारी, तू जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे। भगवान ने आज तुझे तेरे असली माँ बाप से मिला दिया। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो सकती है। हाँ बेटी, हमारी खुशी तेरी खुशी में ही है। तू तो राजकुमारी है, महल की रानी बनेगी। हम तो गरीब कुम्हार हैं। तेरा और हमारा साथ यहीं तक था शायद। धीरू भाई, रमा बहन, ऐसा कहकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आपने हमारी बेटी को पाल पोसकर हम पर जो उपकार किया है, उसका कर्ज हम 7 जन्मों में भी नहीं चुका सकते। आज से आप भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। आप दोनों इस महल में हमारे साथ रहेंगे, पूरे मान सम्मान के साथ। देव की जितनी हमारी बेटी है उतनी ही आपकी भी है। हाँ बहन, तुमने मेरी बेटी को माँ का प्यार दिया। तुम मेरी बहन जैसी हो। हम सब अब साथ में रहेंगे। धीरू काका, रमा काकी, देव की हमारी बहन है तो आप भी हमारे अपने हुए। आप यहीं रहेंगे। देवकी ने अपने जन्म देने वाले और पालने वाले दोनों परिवार को अपना लिया। महल में अब दोहरी खुशियां थीं। कुछ समय बाद राजा और रानी ने देवकी की शादी धूमधाम से एक योग्य और नेक राजकुमार से कर दी, जिसने देवकी के अतीत और उसके दोनों परिवारों को पूरे सम्मान के साथ अपनाया। धीरू और रमा भी उस शादी में शामिल हुए और अपनी बेटी को दुल्हन बने देखकर बहुत खुश हुए। राजा का परिवार और कुम्हार का परिवार सब मिलकर महल में खुशी खुशी रहने लगे।